हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु बंसल और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 और 17 मई 2021 के। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपका वीडियो आज सुबह नहीं लेके आ पाया, आपको पता है कि वो हेल्थ इश्यूज के कारण जो है वो, लेकिन आगे से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी एक आधे दिन के अंदर फिर से जो है वो सुबह वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारी एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है हमारी करियर्स क्लाउड। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यार, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप जो है वो ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें और आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, एक बार आप चेक करें। और इसकी खासियत क्या है कि 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो यार अफेयर्स क्लाउड के ही द्वारा कवर किए जाते हैं। हमारी वीडियोस, हमारी पीडीएफ को अगर आप कंबाइनली फॉलो करोगे तो आपका 95% सेक्शन वो कवर होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो गाइस, लेकिन हम आपको किस तरह से इसमें करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, मेरे कहने से नहीं, सिर्फ आप इसको एक्सपीरियंस करें फिर आप इसको परचेज करें। आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे। एक में होगा डिटेल पूरे उस दिन का करंट अफेयर, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसी दिन का करंट अफेयर, एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली में 3 तरह के सेक्शन होंगे। एक में होगा डिटेल्ड उसी सप्ताह का करंट अफेयर, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी सप्ताह के, एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको अलग अलग तरह के सेक्शंस देंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सके। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, इसमें आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेगा। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरी पीडीएफ जो भी उस महीने की होगी, ताकि आप क्वेश्चन एंड आंसर में भी उसको रिवाइज कर सको। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको उसी महीने के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे दोस्तों। और एक होगा पॉकेट पीडीएफ, मतलब आप जो है अपने एग्जाम से पहले 2 लाइंस में 3 लाइंस में करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो तो इस पीडीएफ को उठा सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारे पास डेली, वीकली और मंथली। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब हम ऐसे 20 टॉपिक कवर कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगता है कि यार पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमारा वीक है, तो आप उस पीडीएफ को उठाएं और वहां से उस टॉपिक से रिलेटेड सारे करंट अफेयर जो है वो पढ़ सकते हैं, जितने भी अभी तक होंगे। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली एक सेक्शन अलग से मिलेगा जिसमें आपको डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी के। एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, स्पेशली बैंकिंग और इकोनॉमी का। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। अगर आप एक ही पीडीएफ से पूरे साल का जितना भी पास्ट करंट अफेयर 2021 का निकल चुका है, जैसे 4 महीनों का निकल चुका है, तो उसको रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस पीडीएफ को उठाएं और पूरे 4 महीनों का करंट अफेयर इसमें कंपाइल्ड है, वहां से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं रिलेटेड टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों स्टेट करंट अफेयर। आपके स्टेट की परफॉर्मेंस को भी और बेहतर बनाने के लिए हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यही खासियत है दोस्तों। और इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपने सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन बाय करनी है। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक दिया हुआ है नीचे, और उसके बाद आपने लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ज्यादा लो है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी यार 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे जो है वो मेल कर सकते हैं, आप हमें इस नंबर पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दें तो मैं उसका पर्सनली जो है रिप्लाई करता हूं। आपको पता है कि एक 1.5 घंटा मैं डेली लगाता हूं, पिछले 3-4 दिन से नहीं दे पा रहा टाइम बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी जो है मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, आप छोड़ जाएं कमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर आज का करंट अफेयर जो कि है 16 और 17 मई का। लेकिन फिर से सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक बार यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, 700+ लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वायरमेंटली रिस्कीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021। तो देखो, कोई भी अगर रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब उसमें हमें 2-3 चीजें जो
है वो अवश्य याद रखनी है। वो कौन सी है? जैसे कि एक तो रिपोर्ट का नाम, इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट है दोस्तों। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है? वैसे तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको 99% ये याद रखना ही है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वी रिस्क, याद रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वी रिस्क मैपलक्रॉफ्ट। मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन आपने इसको याद रखना है, मैपलक्रॉफ्ट। ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है, लेकिन आपने जो है वो इस नाम को एक बार पढ़ लेना है ताकि बाय चांस एग्जाम में ना डाल दे। वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्लिकेट करने के लिए डाल दे तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। और उन्होंने एक 100 ऐसी सिटीज की लिस्ट निकाली। वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अब सिटीज को आंका है इसके अंदर, 576 सिटीज को आंका है इसके अंदर टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं और जो इन्वायरमेंट में रिस्क थ्रेट्स पे हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा टॉप 100 की। टॉप 100 की अगर बात करूंगा तो उसमें सबसे रिस्कीएस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है? अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करूंगा दोस्तों तो आएगा आंसर जकार्ता। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में है। तो वो जो है वो सबसे आपको हो गए रिस्कीएस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन यहां पे आपको कहा हुआ है कि सिर्फ आपने किसका बताना है? इंडिया का बताना है। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली जो है वो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की इंडिया की रिस्कीएस्ट सिटी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता है कौन है? जकार्ता है। सेकंड नंबर पे दिल्ली है। तीसरे नंबर पे दोस्तों पूरे वर्ल्ड लेवल पे चेन्नई है। मतलब इंडिया में दूसरी सिटी की बात करोगे तो वो चेन्नई होगी। तो पहले पे जकार्ता ग्लोबल लेवल पे, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे चेन्नई। इंडिया में पूछ लें तो पहले पे दिल्ली और चेन्नई दूसरे पे आ जाएगा, अगर ओनली इंडिया की उन्होंने पूछी है। और अगर आप टोटल 100 सिटीज को ध्यान से देखोगे, उनकी जो लिस्ट है उसको देखोगे, उसमें 43 सिटीज दोस्तों केवल कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? केवल इंडिया से बिलोंग करती हैं, केवल इंडिया से। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये 100 की लिस्ट है, इसमें 99 कंट्रीज जो हैं वो दोस्तों, 99 सिटीज जो हैं, सॉरी कंट्रीज, 99 जो सिटीज हैं वो केवल कहां से बिलोंग करती हैं? एशिया से ही बिलोंग करती हैं। क्योंकि 43 तो आपको पता है यार इसमें इंडिया की हैं, 37 जो है वो दोस्तों चाइना की हैं। तो अगर आप इसको मिलाओगे तो आउट ऑफ 100 80 सिटीज तो जो है वो केवल किसकी मिलेंगी आपको? वो इंडिया और चाइना की मिल जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहला मतलब सबसे रिस्कीएस्ट सिटी जो है वो जकार्ता अनाउंस की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दिल्ली सेकंड पे है और चेन्नई जो है वो थर्ड नंबर पे है। और सिर्फ 100 में से एक ही सिटी ऐसी है जो एशियन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 99 जो है वो एशिया से बिलोंग करती हैं, सिर्फ एक ही है जो नहीं है। वो कौन सी है? लीमा पेरू, क्योंकि दोस्तों ये है साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये नॉन एशियन सिटी है जो इस टॉप 100 के अंदर निकाली गई है। और सबसे सेफ सिटी कौन सी है फिर? वो है दोस्तों ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर, जो कि सबसे सेफ सिटी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आंकी गई है। और आपको पता है ग्लासगो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो 2021 जिसको हम कह रहे हैं COP26, वो कहां पे होने वाली है दोस्तों? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है। और दोस्तों अगर मैं ओनली टॉप 20 रिस्कीएस्ट लोकेशंस की बात करूंगा, सिटीज की बात करूंगा, उसमें इंडिया की 13 लोकेशंस ऐसी हैं जो इन्वायरमेंटल रिस्क पे हैं, जिसमें अगर मैं कहूंगा दिल्ली और चेन्नई तो आएगा ही आएगा, आगरा भी इसका एक पार्ट है। अगर मैं टॉप 20 की बात करता हूं, कानपुर उसका पार्ट है। अगर आप देखोगे तो और भी सिटीज जो है वो इसके अंदर आंकी गई हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इंडिया के खास करके पॉपुलेशन लेवल को, तो पॉपुलेशन बर्डन तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा वो कहते हैं थ्रेट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को वो किस चीज का है? वो है दोस्तों पोल्यूशन का। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा जो है वो क्या होगा? इंडिया को नुकसान होगा। तो इस चीज को आपने क्या रखना है? याद रखना है। क्योंकि आप सबको पता है कि यार इंडिया का जो आप कह सकते हो कि पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मतलब और भी ज़्यादा पुअर होता जा रहा है। मतलब पहले से ही पुअर है, लेकिन और भी ज़्यादा पुअर जो है वो होता जा रहा है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा खतरा है। तो मतलब इंडिया के अंदर जो है वो आप कह सकते हो पोल्यूशन के कारण डेथ्स जो है वो और भी इंक्रीज हो सकती है। और इवन डेथ्स ना हो, लेकिन अदरवाइज ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट जो है वो बहुत हो रहा है। तो एक अपनी रिसेंट रिलेटेड न्यूज याद रखनी है दोस्तों, 2020 का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि किसने रिलीज किया? IQ एयर ने रिलीज किया है। इंडिया जो है थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है, क्योंकि पहले पे जो है वो बांग्लादेश आया दोस्तों, दूसरे पे कौन सी कंट्री आई है? पाकिस्तान आई है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने एक लिस्ट और भी जारी की थी, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें वो थी कैपिटल सिटी रैंकिंग। कैपिटल सिटी रैंकिंग में भी जो है वो इंडिया की दिल्ली जो है वो थर्ड रैंक पे आई थी तीसरी बार लगातार, क्योंकि पहले पे ढाका आई थी जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, तो याद रखना इजी है। दूसरे पे जो है वो आया था उलन-बतोर। तो उलन-बतोर जो है वो दोस्तों किसकी कैपिटल है? वो मंगोलिया की है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि कैपिटल सिटीज में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो सबसे आप कह सकते हो कि
पोल्यूटेड कंट्री जो है वो कौन सी थी, वो अगर आप कहोगे तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले नंबर पे। अगर कैपिटल सिटीज में पोल्यूटेड सिटीज की बात करोगे तो पहले पे ढाका, दूसरे पे उलन और तीसरे पे जो है वो हमारे पास दिल्ली होगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हु इज द ओनली इंडियन अमंग द टॉप 10 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट फॉर 2021। फिर से दोस्तों एक इंडेक्स या एक लिस्ट की बात हो रही है, तो यहां पे लिस्ट का नाम है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, इसमें कोई कंपनी का सीईओ भी आ सकते हैं, इसमें जो है वो आप कह सकते हो कोई पर्सनैलिटी भी आ सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर पावरफुलनेस कि वो कितना पावरफुल बंदा है। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। ये कौन सी मैगजीन के द्वारा की गई है दोस्तों, ये है फॉर्चून मैगजीन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। टाइम्स मैगजीन और फॉर्चून मैगजीन जो है वो ऐसी निकालते रहते हैं, और एक आपने सुना होगा फोर्ब्स मैगजीन, वो भी निकालता रहता है, लेकिन ये फॉर्चून की है दोस्तों। टॉप के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप किया दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन। तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फेमस लेडी हैं। इनके जो कोविड-19 को कंट्रोल करने के जो इन्होंने प्रयास किए वो सक्सेसफुल रहे, और कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं लोगों तक पहुंचाने में इन्होंने काम किया, जिसके कारण जो है वो जेसिंडा आर्डन को जो है वो टॉप लीडर्स में, ग्रेटेस्ट लीडर में रखा गया है, और ये पहले रैंक पे है दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां पे एग्जामिनर पूछ रहा है ओनली इंडियन की बात कर रहे हैं यहां पे, तो इंडियन जो है वो टॉप 10 में, और इवन उनका रैंक जो है वो 10th है, वो है अदार पूनावाला, जो मैं कह सकता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या हैं, सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, साइरस पूनावाला के बेटे हैं, और उनको जो है वो 10th रैंक दिया गया। लेकिन इंडिया में वो सिर्फ एक ही बंदा है यार जो पहले 10 में जो है वो जगह उन्होंने बनाई है, और 10 में पहला स्थान। और आपको पता है क्यों मिला होगा, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल पैंडेमिक को खत्म करने के लिए जो कोविड-19 की वैक्सीन को सप्लाई किया है, और इस टास्क को पूरा करने के ऊपर पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो जो बाकी नाम आप देख रहे हो, साइरस पूनावाला आपको पता है कौन है, आधार पूनावाला के फादर हैं डॉक्टर कृष्णा एमएलआ। तो ये भी यार बहुत ही फेमस कंपनी, आपने सुना होगा भारत बायोटेक, आपने सुना होगा, जिन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन बनाई थी। कौन सी बनाई थी, कोवैक्सीन। ये उसके फाउंडर हैं दोस्तों, डॉक्टर कृष्णा एमएलआ करंटली जो हैं वो इसके चेयरमैन भी हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो इसके फाउंडर भी हैं। किरण मजूमदार शाह ये बायोकॉन की हेड हैं दोस्तों, बायोकॉन की हेड हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड, डॉक्टर कृष्णा एमएलआ आप कह सकते हो कोवैक्सीन, और साइरस पूनावाला फिर से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो जेसिंडा आर्डन, आप उनका फोटो देख सकते हो, और वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर में वो पहले स्थान पे हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला जो हैं वो 10th रैंक पे हैं, लेकिन वो ओनली इंडियन है दोस्तों। और mRNA पायोनियर्स जो हैं वो सेकेंड नंबर पे हैं, मतलब ये आप कह सकते हो मैसेंजर आरएनए जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, खास करके कोविड-19 वैक्सीन में भी इसको यूज किया जाता है। तो मतलब उनको दूसरा स्थान आज के ये 4 लोग हैं जो इस टीम के अंदर हैं। और तीसरा स्थान जो है मैं कहूंगा सीईओ हैं दोस्तों पेपैल के, मैंने रिसेंटली इसके बारे में बात की थी आपसे। सीईओ हैं पेपैल के जिनका नाम क्या है, डेनियल एच शूलमैन, डेनियल एच शूलमैन, SCHULMAN, शूलमैन। तो ये भी आप नाम याद रखिए, ये तीसरे स्थान पे, लेकिन पहला दूसरा तीसरे में आप पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली बाय डिफॉल्ट याद रखोगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इसमें सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हु वन द विटले अवार्ड 2021 फॉर हिज एफर्ट्स टूवर्ड क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर। और वैसे तो दोस्तों ये बहुत से लोगों को अवार्ड मिला है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन की, ये याद रखना, क्वेश्चन में लिखा नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन की बात कर रहा हूँ। और आज तक सिर्फ वो एक ही इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो दोस्तों जीता है, ओनली इंडियन जिन्होंने वो अवार्ड जीता है। और मैं आपको एक बात और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगा, जो कीवर्ड है आपके लिए वो विटले अवार्ड ही रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, या ग्रीन ऑस्कर भी कह देते हैं, इसको याद रखना है, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे ग्रीन ऑस्कर। और ये बंदा दोस्तों कौन है, नाम जरूर याद कर लें, वाई नुक्लू फोम। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, नाम जो है वो आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है, तो याद रखना है वाई नुक्लू फोम। और इन्होंने ये अवार्ड जीता है दोस्तों, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं नागालैंड से। कहां से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से। तो आप यहां पे देख सकते हो उनका चेहरा। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक बनाया है बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर।
क्या बनाया है, बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर। ये 16 विलेजेस को नागालैंड के कवर करता है। 16 विलेजेस मतलब वो 4 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं नागालैंड की, उनको ये कवर करता है पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर। और इसमें प्रयास किया जाएगा कि एक आप कह सकते हो बर्ड्स की एक जो पक्षी है हमारे, उनकी कम्युनिटी को बचाया जा सके, और वो कम्युनिटी का नाम है एमूर फल्कन या एमर फल्कन। तो किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, शायद आपने देखा होगा, बर्ड है एक बहुत ही फेमस जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो एक कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट होंगे दोस्तों नागालैंड के अंदर, इस पूरे नेटवर्क के अंदर। और ये मैं बता चुका हूं कि 16 विलेजेस के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नागालैंड में फैले होंगे, जो एम्यूर फल्कन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और वो ओनली इंडियन है दोस्तों जो इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीत चुके हैं, और इसको ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड दोस्तों 1993 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। विटले अवार्ड 1993 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और हर साल जो है वो दिया जाता है। विटले फंड फॉर नेचर की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दोस्तों उन लोगों को अवार्ड देती है जो वाइल्ड लाइफ के लिए, हैबिटेट के लिए या लोगों के लिए काम करती है। और इसकी राशि जो है वो मतलब बहुत ही अच्छी खासी राशि जो है वो इसमें एज ए प्राइज दी जाती है। 40,000 पाउंड जो है वो राशि दी जाती है। मतलब अगर आप इंडिया के हिसाब से इसको कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 41 लाख रुपीज जो है वो इसमें दिए जाते हैं। और 1 साल तक जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है इन पैसों के थ्रू। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इसमें एक कैटेगरी और है, विटले गोल्ड अवार्ड 2021। ये स्पेशली किसको दिया गया है, ये दिया गया है पौला काहुम्बू को दिया गया है। तो फिर से नाम जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन मतलब गलत मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपने याद रख लेना है पाउला काहुम्बू, इनको ये अवार्ड मिला है। ये है सीईओ, कीनिया बेस्ड एनजीओ जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो मतलब वाइल्ड लाइफ जो कीनिया का है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें भी अच्छी खासी राशि है, 1 लाख पाउंड मतलब 1 करोड़ रुपए जो है वो ऑलमोस्ट इसमें दिए जाते हैं। तो मतलब दोनों नाम, 2 ही नाम है इसमें जो याद रखने हैं आपने। एक तो पौला याद रखना है जो कि कीनिया बेस्ड है, और एक आपने नाम याद रखना है हमारे नागालैंड के, और उनका नाम क्या है, वाई नुक्लू फॉर्म। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीन ऑस्कर या फिर विटले अवार्ड 2021। लेकिन इसी के साथ दोस्तों आपने ये जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये जरूर कवर कर लेना, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। जैसे कि आप सबसे पहले नाम देख रहे हो किसका, शरद पगार का। शरद पगार मैं पहले इसको रब कर देता हूं। शरद पगार हमने देखा था रिसेंटली, इनको मिला है व्यास सम्मान अवार्ड 2020। दोस्तों याद रखना है, व्यास सम्मान 2020 जो है वो इनको मिला था। नेक्स्ट आता है रुमाना सहगल, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को बहुत बार करवा चुका हूं। इनको मिला है नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट इरविन, इतना ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैं 2-3 बार करवा चुका हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। इनको फर्स्ट प्राइज मिला है दोस्तों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, फर्स्ट प्राइज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है। तो ये सारे नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए, खास करके ये व्यास सम्मान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट, सबसे नीचा डीपेस्ट पॉइंट लाइज इन द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द 5 डीप्स एक्सपीडिशन। तो आप कह सकते हो कि यार जैसे मान लो ये समुंदर है, तो आप एक आइडिया देता हूं आपको, मान लो ये समुंदर है, ये समुंदर की सतह है पूरी की पूरी, ये क्या है, सतह है। तो इसके भी नीचे जो है वो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक यहाँ पे मिल सकता है ऐसे करके गड्ढा कोई, तो इसको आप क्या कहोगे, दैट इज नोन एज ट्रेंच। तो क्या हो गया, ये ट्रेंच हो गया। तो अब इसके नीचे जो ये डीपेस्ट पॉइंट होगा इसको आप कहोगे डीपेस्ट पॉइंट। तो मतलब एक डीपेस्ट पॉइंट, ये पूरे इसको क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेंच। और ये 5 डीप्स एक्सपीडिशन जिन्होंने ये मापा है, पॉइंट्स को मापा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का, या आप कह सकते हो उस व्यक्ति ने जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था इस फाउंडेशन को, तो उनके द्वारा जो है ये मापा गया है। तो मतलब आपने याद रखना है 5 डीप्स एक्सपीडिशन, क्योंकि इसमें 5 समुद्रों को जो है वो मापा गया है। तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, यस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और मैं आपको यहां पे 3 चीजें बताऊंगा जो आपने इसमें याद रखनी है। एक तो डीपेस्ट पॉइंट याद रखना है पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, डीपेस्ट ट्रेंच याद रखेंगे, ट्रेंच का मतलब ये खड्डा ऐसा कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, और ये किसके द्वारा बताया गया, 5 डीप्स एक्सपीडिशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करें डीपेस्ट पॉइंट की, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, आपको ट्रेंच तो पता लग गया है। तो चैलेंजर डीप दोस्तों, चैलेंजर डीप जो है वो सबसे आप कह सकते हो डीपेस्ट पॉइंट है, जो 10,000
924 मीटर जो है वो नीचे की तरफ है। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों मरियाना ट्रेंच पे मिलेगा। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे दोस्तों? पैसिफिक ओशन में। मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा अभी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। और जो हॉरिजॉन डीप है दोस्तों, ये भी जो है वो पैसिफिक ओशन में ही है, लेकिन ये दूसरा सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट पॉइंट जिसका नाम है हॉरिजॉन डीप, ये आपको मिलेगा टोंगा ट्रेंच के अंदर। बहुत से ट्रेंचेस हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये टोंगा ट्रेंच के मिलेगा। ये भी दोस्तों पैसिफिक ओशन में है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये रहा दोस्तों चैलेंजर डीप, यहां पे आपको मिलेगा मरियाना ट्रेंच। तो ये मरियाना ट्रेंच के बीच में दोस्तों ये आपको चैलेंजर डीप पॉइंट मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन के ऊपर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अननेम्ड डीप, ये आप देख सकते हो, ये यहां पे है अननेम्ड डीप। और ये अननेम्ड डीप जो है वो दोस्तों बेसिकली इंडियन ओशन में आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है हमारे पास? इंडियन ओशन। नेक्स्ट आप देख रहे हो फैक्टोरियन डीप, ये पॉइंट दोस्तों आपको मिलेगा अंटार्कटिका में या सदर्न ओशन में, या फिर अंटार्कटिका ओशन कह सकते हो। मलॉय होल, मलॉय होल आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन में, क्योंकि ऊपर कौन सा ओशन है दोस्तों हमारे पास? आर्कटिक ओशन है। बिल्कुल याद रखनी है ये सारी चीजें। और ये आपको मिला ब्राउनसन डीप, ये दोस्तों कौन सा है? पूरा का पूरा ये है हमारे पास अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? ब्राउनसन डीप। एक दो बार पढ़ेंगे, याद रहेगा, दो तीन बार पढ़ेंगे, एग्जाम में आप जो है वो इस क्वेश्चन को क्लियर कर जाओगे। तो याद रखना है दोस्तों, ये डीपेस्ट पॉइंट में से ही क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर डीप है। 11,000 मीटर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, या मरियाना ट्रेंच जो है वो आपने सबसे डीपेस्ट याद रखनी है। आपको पूछ सकते हैं कि कौन से समुद्र की जो है वो यहां पे बात हो रही है, तो यहां पे बात हो रही है पैसिफिक ओशन की जो है वो बात हो रही है। और इसमें 5 समुद्र जो है वो दोस्तों मापे गए हैं। कौन कौन से? अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। और जिन बच्चों को लोकेशन नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, ये वाला जो है वो दोस्तों पैसिफिक ओशन है, ये वाला जो है वो इंडियन ओशन है दोस्तों, ये वाला जो है वो आपके पास कौन सा है? अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक है। ये वाला जो है वो आर्कटिक ओशन है दोस्तों, अंटार्कटिक है। और ये वाला जो है वो आपके पास आर्कटिक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए। ये पैसिफिक है दोस्तों, क्योंकि गोल है तो पीछे से घूम के जो है ये पैसिफिक और पैसिफिक आपस में क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद रखना है, और मैप करोगे तो धीरे धीरे करके ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा आपके पास। तो मतलब इसमें क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ यही चीज़ें अगर आप 3-4 याद रख लेते हो तो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आप कवर कर लोगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपने एक क्वेश्चन इसमें और याद रखना है, अभी मेरे याद आया कि अंडर वाटर जो डेप्थ होगी ओशन की, क्योंकि अभी हमने मापा है कि ये 10,924 मीटर है, तो मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या उस स्टडी को क्या कहते हैं? तो आपने याद रखना है, इसके लिए यूज करते हैं दोस्तों बैथीमेट्री। याद रखना है बैथीमेट्री जो है वो स्टडी है दोस्तों अंडर वाटर डेप्थ को मेजर करने की ओशन फ्लोट्स के अंदर या लेक्स के अंदर, तो उसको कहते हैं बैथीमेट्री। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम और शेयर कर देना इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज रोवर विच वॉज लैंडेड ऑन मार्स रिसेंटली? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद चाइना एक ऐसा कंट्री बन गया जो मार्स मतलब रेड प्लैनेट के ऊपर जो है वो लैंड कर चुका है दोस्तों, लैंड कर चुका है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पूछ रहा हूं रोवर का नाम, स्पेसक्राफ्ट का नाम नहीं पूछ रहा, जहाज का नाम नहीं पूछ रहा, जो रोवर जो वहां पे घूमेगा उसका नाम पूछ रहा हूं, जो सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। तो वो है दोस्तों रोवर, उसका नाम क्या है? हुरोंग, और जुरोंग भी आप कह सकते हो, लेकिन जेड इज साइलेंट, तो इसको हुरोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरोंग कहा जाता है। और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? वो नाम था ताइनवेन 1। ये दोस्तों स्पेसक्राफ्ट का नाम है, ना कि आप कहोगे रोवर का नाम है। रोवर का नाम हुरोंग है। ऐसे परसेवरेंस, परसेवरेंस दोस्तों रोवर का नाम है, लेकिन ये मिशन जो है वो नासा का है, मार्स मिशन है, तो ये उनका रोवर है। ये दोस्तों हेलीकॉप्टर का नाम है, जो कि वहां पे यूज किया जाएगा एज ए, आप कह सकते हो कि चीजों को मेजर करने के लिए, पिक्चर्स भेजने के लिए। तो इंजेनिटी जो है वो हेलीकॉप्टर का नाम है। तो ये सारी चीजें जो वो थोड़ी सी आपने याद रख लेनी है। लेकिन ताइनवेन स्पेसक्राफ्ट का नाम है, मिशन का नाम है, लेकिन हुरोंग जो है वो क्या है? रोवर का नाम है। और ये जुलाई 2020 है हमारे पास, उसमें इस मिशन को जो है वो भेजा गया था। और ये मार्टिन सरफेस में, जो कि एक आप कह सकते हो कि एक ऐसा सरफेस है जहां पे जो है मतलब स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने के लिए जो बहुत मतलब मुश्किल आती है, जिसके कारण जो है इसको मतलब आप कह सकते हो 7 मिनट्स ऑफ टेरर के नाम से भी जो है वो जाना गया है। नासा ने भी सेम ही डिफिकल्टी फेस की थी, और चाइना की स्पेस एजेंसी जिसका नाम क्या है, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पे डिफिकल्टी को फेस किया। और चाइना की स्पेस एजेंसी का दोस्तों नाम याद रखना अपने, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्पेसक्राफ्ट ताइनवेन जो कि हुरोंग रोवर को भेजा है मार्स के अंदर, और चाइना दूसरा ऐसा कंट्री बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद जिसने रोवर जो है वो रेड प्लैनेट के ऊपर भेजा है। और इन्होंने मार्टिन सरफेस में इन्होंने लैंड किया है, और एक जगह है जिसका नाम क्या है, उटोपिया प्लैनेटिया रीजन। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लें ताकि अगर कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ गया तो आपके लिए कोई अननोन फिगर नहीं होगी या अननोन वर्ड जो है वो नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। और ये जो हुरोंग नाम है ये चाइनीज गॉड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है गॉड ऑफ फायर जो है वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर इसको माना जाता है, तो ये चाइनीज कल्चर के अंदर, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी सेट टू पार्टनर विद स्पेसएक्स टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज टू डिलीवर हाई स्पीड इंटरनेट थ्रू स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स। मतलब जो सैटेलाइट्स है वो तो कौन भेजेगा, वो भेजेगा दोस्तों स्पेसएक्स। और आपको पता है कि ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स का काम क्या है, ये सिर्फ एक काम करेंगे कि ये इंटरनेट की स्पीड को जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड्स को बढ़ाने का, तो इसलिए जो है ये स्पेसएक्स का मिशन है। ये हम बहुत बार जो है वो जिक्र कर चुके हैं कि स्टारलिंक जो है वो काम क्या करेंगे। लेकिन अब उनको नीचे ग्राउंड वर्क जो है वो जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगी दोस्तों कंपनी गूगल क्लाउड। तो याद रखना है गूगल क्लाउड के साथ ये टाई अप किया गया है, और गूगल डाटा सेंटर जितने भी हैं, मतलब जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट्स को, वो कौन प्रोवाइड करेगा, गूगल डाटा सेंटर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज जो है वो गूगल क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। और ये माना जा रहा है कि एंड 2021 के, मतलब बिल्कुल एंड तक जो है ये अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट भी कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टारलिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा दोस्तों जिसमें ना तो सेल टावर्स की ज़रूरत होगी, ना आप कह सकते हो कि किसी और बड़ी बड़ी जो टावर्स लगे होते हैं साइड पे उसकी ज़रूरत होगी। इसमें सिर्फ जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ सैटेलाइट्स के थ्रू होगी, और वो सैटेलाइट का नाम होगा स्टारलिंक सैटेलाइट। और स्पेसएक्स का आपको पता ही यार ये कुछ अनोखी चीज़ ही करता है ये बंदा, और इस बंदे का नाम है एलन मस्क। तो याद रखना है क्या नाम है, एलन मस्क। तो आप यहां पे देख सकते हो गूगल पार्टनर्स विद एलन मस्क स्पेसएक्स टू प्रोवाइड स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज। और गूगल डाटा सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में जो है वो ये सहायता प्रोवाइड करेंगे, अपने ग्राउंड स्टेशन के थ्रू पूरा का पूरा काम करेंगे, और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बता भी चुका हूं कि सेल टावर्स को ये खत्म कर देगा, जिसके बाद जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती है। क्योंकि आपको पता है यार क्लाउड सर्विसेज में दो चीजों का नाम लिया था, एक तो अमेजॉन क्लाउड, एक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन अब गूगल क्लाउड भी अपना ग्लोबल अपीयरेंस जो है वो बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, जैसे कि स्पेसएक्स के साथ टाई अप हुआ तो और भी चीजों के साथ टाई अप होगा। और इवन गूगल ने कह दिया कि वो अपना पहला जो स्टारलिंक टर्मिनल है वो मतलब यूएसए के एक उनका ओहियो सेंटर है, तो वहां पे जो है वो लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ी सी अपने माइंड में रख लेनी है, इससे आपको क्वेश्चन याद रहेगा। और स्पेसएक्स रिसेंटली जो है वो नासा का एक मिशन लॉन्च कर चुका है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 4 एस्ट्रोनॉट भेजने का है, और उस मिशन का नाम है क्रू 2 मिशन, जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉन्च किया गया। और आपको दोस्तों गूगल का हेडक्वार्टर भी पता है स्पेसएक्स का, कि दोनों सेम जगह पे कैलिफोर्निया में है, दोनों के दोनों कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, और स्पेसएक्स का तो मैं बता चुका हूं एलन मस्क है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ बाटा इंडिया लिमिटेड। तो याद रखना है ये मैं बात कर रहा हूं बाटा इंडिया की, ग्लोबल सीईओ की बात नहीं कर रहा। तो अगर बाटा इंडिया की बात करें तो गुंजन शाह को रिसेंटली लगाया गया है। इससे पहले संदीप कटारिया थे, लेकिन संदीप कटारिया अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संदीप कटारिया बन चुके हैं ग्लोबल सीईओ, ग्लोबल सीईओ बन चुके हैं दोस्तों बाटा के। तो ये याद रखना है, ग्लोबल सीईओ हैं संदीप कटारिया, और बाटा इंडिया के सीईओ हैं गुंजन शाह। और बाटा इंडिया के बारे में आपको पता है कि ये फुटवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है दोस्तों बाटा, और इसके बहुत आप कह सकते हो सब ब्रांड्स है, जैसे हश पपीज है, नॉर्थ स्टार है, आप कह सकते हो पावर है। तो ये सारे के सारे जो है इसके को ब्रांड्स है, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और मतलब गुंजन शाह का नाम इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले ब्रिटानिया के साथ काम करते थे, लेकिन अब एडिशनल डायरेक्टर जो हैं वो ब्रिटानिया के कौन लगा दिए गए हैं दोस्तों, वो लगा दिए गए हैं उर्जित पटेल और उज्ज्वला सिंघानिया। तो कल मैंने यार एक क्वेश्चन आपको करवाया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन आप तक गलत पहुंच गई थी, तो इसलिए मैं इस नाम को कवर कर रहा हूं यहाँ पे। उज्ज्वला सिंघानिया को लगाया गया है फिकी की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है FLO,
लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 38th प्रेसिडेंट जो है, नेशनल प्रेसिडेंट कौन लगाई गई? उज्ज्वला सिंघानिया। इससे पहले जो है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में आप कह सकते हो बताया था कि किनको लगाया गया था, वो लगाया गया था ज़ैनबी जी को। लेकिन दोस्तों उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अब इनका टाइम पीरियड 1 साल का स्टार्ट हो चुका है 21-22 का। तो उज्ज्वला सिंघानिया याद रखना है, 38th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की एफएलओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि लास्ट वाली इंफॉर्मेशन में वो थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है। तो आप गुंजन शाह का यहाँ पे देख सकते हो चेहरा, तो इनको लगाया गया है न्यू सीईओ ऑफ बाटा इंडिया। लेकिन ग्लोबल सीईओ मैं बात कर चुका हूं, वो कौन है? वो है हमारे पास संदीप कटारिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2021? तो यार मतलब फैमिलीज का दिन है, तो किस तरह से यूनाइट रह सकते हैं आज के टाइम से बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई टाइम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो सोशली, इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली जो है वो किस तरह से जो है फैमिलीज इफेक्ट हो रही हैं, किस तरह से एजुकेशन का इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल इसको दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। तो याद रखना है, मिडल ऑफ द मई इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के नाम से। और इसका थीम क्या है दोस्तों? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। और मेरा मानना है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी ही आपकी फैमिली जो है वो डिजिटली तो कनेक्ट होती जा रही है लेकिन फिजिकली अपार्ट होती जा रही है दोस्तों। मतलब फिजिकली आप टूटते जा रहे हो, डिजिटली कनेक्ट होते जा रहे हो, जो कि पर्सनली, मतलब ये मेरा अपना थॉट है कि मुझे ये पर्सनली जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि डिजिटली आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, किसी के साथ वीडियो आप चैट कर लेते हो तो आपको लगता है कि यार हम मिल लिए, लेकिन जो आप कह सकते हो फिजिकली जो मिलने का मजा है, बैठ के चाय पीने का मजा है, वो आप जो है वो यहाँ पे नहीं एंजॉय कर पाओगे। और आजकल ऐसा ही होता जा रहा है कि डिजिटली जो है वो आप कनेक्ट होते जा रहे हो लेकिन आप फिजिकली अपार्ट होते हो। तो टुडे वर्ड इज जस्ट टू कनेक्ट डिजिटली बट फिजिकली अपार्ट करने का टाइम है। चलो हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है, इसका थीम है। यह थीम इसी के ऊपर फोकस कर रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी का किस तरह से फैमिलीज के वेलबींग के ऊपर जो है वो इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बता भी रहा था। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास और भी थीम आप यहां पे देख रहे हो, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये दोस्तों थीम है प्रवासी भारतीय दिवस का। किसका थीम है? प्रवासी भारतीय दिवस। और आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी जब इंडिया आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिन मनाया जाता है। और इस बार जो है वो आप कह सकते हो कि ये थीम जो है वो रखा गया है। एंड इनइक्वालिटीज। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी थीम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एंड इनइक्वालिटीज नाम से पता लग रहा है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम दोस्तों ये रखा गया है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों किसका थीम है? ये है वर्ल्ड एड्स डे। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे उसका थीम रखा गया है ये। और ये किस दिन सेलिब्रेट, या आप कह सकते हो ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च, और कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत मतलब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। तो यहां पे आप देख सकते हो May 15, 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करियो आप, इस न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि कितना आप जुड़ रहे हैं अपनी फैमिली से या दूर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्पेस कंपनी अनाउंस द फर्स्ट फ्लाइट डिजाइन टू कैरी अप टू 6 टूरिस्ट पर फ्लाइट अंडर स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम? तो देखो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद बहुत से बच्चों ने जो है वो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको सोचा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बार बार। तो यार एक ऐसी स्पेस कंपनी है, मतलब या आप कह सकते हो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हम जो है वो टूरिस्ट को स्पेस में लेके जाएंगे। मतलब स्पेस टूरिज्म जो है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी और कोई नहीं है, ये जो है वो जेफ बेजोस की स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या स्पेस कंपनी है, जिसका नाम क्या होगा? ब्लू ओरिजन। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो स्पेस एक्स तो सब लोग जो है वो जानते हैं एलन मस्क की है, लेकिन यार बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि जेफ बेजोस की भी यार एक कंपनी है और वो नाम क्या है उसका? ब्लू ओरिजन है। तो ये कंपनी लेके जाएगी 6 टूरिस्ट को कहां पे? स्पेस के अंदर। और इसकी डेट जो है वो दोस्तों अनाउंस हो चुकी है। इसकी डेट क्या अनाउंस हो चुकी है? इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है कि ये कब लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे दोस्तों जुलाई के अंदर। कब लेके जाएंगे? जुलाई के अंदर। मतलब इसकी एग्जैक्ट डेट भी उन्होंने बता दी है कि 20 जुलाई 2021 को हम जाएंगे स्पेस में। और इसकी
सीट्स को जब ऑक्शन भी किया जा रहा है, मतलब जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये दे दिया जाएगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी जिसका नाम क्या है ब्लू ओरिजिन, और वो फर्स्ट फ्लाइट लेगी। लेकिन दोस्तों याद रखना इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या होगा, न्यू शेपर्ड रॉकेट, मतलब इस रॉकेट का नाम क्या होगा जिसमें ये 6 टूरिस्ट जाएंगे, न्यू शेपर्ड रॉकेट। ये न्यू शेपर्ड दोस्तों किसके नाम से रखा गया है, ये दोस्तों रखा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एलन शेपर्ड के नाम से। किसके नाम से रखा गया है, एलन शेपर्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड का दूसरा बंदा है और पहला अमेरिकन है जो स्पेस के अंदर ट्रेवल करेगा, मतलब कर चुका है बाय डिफॉल्ट, जो स्पेस के अंदर ट्रेवल कर चुका है, तो उनके नाम से इस नाम को रखा गया। क्योंकि आपको पता है कि पहला बंदा कौन था जो स्पेस के अंदर ट्रेवल किया था, वो था दोस्तों यूरी गैगरिन। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, रशिया से। तो यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि स्पेस में गए थे। 1961 की जो है वो मैं बात कर रहा हूं, 1961 की। और उनका जो रॉकेट था उसका नाम क्या था, वोस्टॉक था दोस्तों। क्या था नाम, वोस्टॉक। तो इस रॉकेट से वो गए थे, वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट से। तो यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट और एलन शेपर्ड दूसरे, लेकिन रशिया के हैं यूरी गैगरिन, तो अमेरिका के पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, एलन शेपर्ड। तो मतलब ये इन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये मतलब माना गया है कि कोई इनविजिबल लाइन के थ्रू अपनी फ्लाइट लेंगे जो कि दिखती नहीं है, जिसको कर्मा लाइन या कर्मन लाइन भी बोलते हैं, जो कि अर्थ और स्पेस को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो उस लाइन के थ्रू जो है वो ये क्या करेंगे, ट्रेवल। लेकिन ब्लू ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, स्पेसक्राफ्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, स्पेस टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड ए माइक्रो वेबसाइट विच विल सपोर्ट एम्प्लॉइज एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। अपने एम्प्लॉइज को हर तरह की सहायता देने के लिए इस बैंक ने जो है वो एक माइक्रो वेबसाइट बनाई है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, कौन कौन से लोग ठीक हो रहे हैं, उनको दोबारा से जो है वो बैंक में लेके आना, रीएम्प्लॉयमेंट देनी, या आप कह सकते हो कि किस तरह से लोगों को जो है वो जो भी चीजें चाहिए वो सब तरह की फैसिलिटी जो है वो आपको इस माइक्रो वेबसाइट पे मिलेगी। और दोस्तों मैं यहां पे कौन से बैंक की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो ये एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें प्लाज्मा डोनर्स के बारे में बताया होगा, एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर इनरोलिंग रिकवर्ड एम्प्लॉइज, ताकि जो रिकवर हो चुके हैं उनके प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बात हो सके। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर मेडिसिन या इंजेक्शंस, जो कि आप कह सकते हो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी कालाबाजारी चल रही है, प्लाज्मा, हॉस्पिटल बेड्स, सब इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी कि कहाँ पे कितने बेड्स खाली हैं, ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम एम्प्लॉइज को ना आ सके। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी होगी, एम्प्लॉइज को साइन अप करके आप वॉलंटरी जो है वो कोई भी काम करने में जो है वो क्या कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, जिसमें जो है वो लोगों को जो है उसमें हेल्प जो है वो मिल सकती है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज के द्वारा। तो इस चीज़ को आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। और दोस्तों इसमें जो है वो आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक नीड हेल्प का सेक्शन है, तो कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फैमिलीज को या आपको, तो वो भी जो है वो इस पोर्टल के अंदर जो है फैसिलिटी रखी गई है। तो मतलब काफ़ी तरह की चीज़ें जो रखी गई हैं, लेकिन ये एम्प्लॉइज़ के लिए दोस्तों, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हर तरह की सहूलत मिल सके, और ये उन्होंने माइक्रो वेबसाइट तैयार की है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में दोस्तों आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर बाय डिफॉल्ट वडोदरा या बड़ौदा में होगा, गुजरात के अंदर। और संजीव चड्डा जो हैं वो इसके क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 1908 में इसको बनाया गया था। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ये आपने याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन के साथ ऊपर बढ़ेंगे। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सेट टू पार्टनर विद इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इतनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि इंडिया को 2030 में रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें विंड सोलर, 450 गीगावाट जो है वो अचीव करना है, और 2022 तक आपको पता है कि 175 गीगावाट हमने क्या करना है, अचीव करना है। और 2030 के टारगेट को अचीव करवाने के लिए यूएसए ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, हम सोलर, विंड, बायो एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट तो यार किसका है हमारे पास, सबसे ज्यादा टारगेट है हमारे पास सोलर का। तो सोलर को हमने क्या करना है, अचीव करना है। और आप यहां पे देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो पार्टनर करेगा इंडिया को, जो मोदी जी का टारगेट भी है, और 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय करना है, जिसमें सोलर भी कहेंगे, विंड भी कहेंगे, सब तरह की एनर्जी जो है जिसमें यूटिलाइज की जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो दोस्तों दी है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। और दोस्तों ये याद रखना है कि जो बाइडन ऐसे पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने क्लाइमेट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्पेशल बंदा जो है वो पॉइंट किया है, जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज
चेंज के इंपैक्ट के बारे में ही जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप करेगा या बात करेगा, और वो बंदा है दोस्तों जॉन कैरी। तो याद रखना है, जॉन कैरी इज द फर्स्ट अमेरिकन क्लाइमेट चेंज एनवॉय विद कैबिनेट रैंक, जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया जो है वो थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर की बात करें, और आईईए का ही कहना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, कि कार्बन एमिशन इंडिया के अंदर 2020 में ऑलमोस्ट 7% जो है वो दोस्तों डिक्लाइन हुआ है। इसका कारण आपको पता ही है, मैक्सिमम कारण क्या है, कोविड के कारण, क्योंकि व्हीकल चल नहीं रहे, फैक्ट्री चल नहीं रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप ही जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था इंडिया के लिए, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद फिर से जो है वो कार्बन एमिशन बढ़नी स्टार्ट हो चुकी थी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको पता है दोस्तों कहां पे, पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेजिटेबल डिलीवरी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मोमा मार्केट, तो मेरे ख्याल से एक यूनिक सा नाम है तो याद रहेगा, और काफ़ी बच्चे तो इसको मोमोज के नाम से याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको मोमो का मतलब बताना चाहता हूँ, मोमो नहीं, बेसिकली मोमा का मतलब बताना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मणिपुर, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। तो इसको याद कर लें दोस्तों, मतलब वैसे तो याद रहेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप इसको भूलोगे। तो मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों मणिपुर ने स्टार्ट किया ताकि वेजिटेबल डिलीवरी जो है वो लोगों के घर तक पहुंचाई जा सके, होम डिलीवरी की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को ना आए। और इसमें करेंगे क्या सरकार, इसमें सरकार क्या करेगी, जितने भी फार्म प्रोड्यूसर हैं जो सब्जियों को प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाएगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जियों को प्रोड्यूस करें, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी, एफपीओस जो होंगे, वो आपके द्वार पे आके जो है वो आपकी जो सब्जियां हैं उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद ये जाके जो है वो क्या करेंगे, मंडियों में जो मार्केटिंग एजेंसीज है वहां पे देंगे, और वहां से जो है वो डिलीवरी क्या की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। तो ये है दोस्तों स्टेट मणिपुर। तो आप देख सकते हो चीफ मिनिस्टर जो है बीरेन सिंह लॉन्चेस मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ वेजिटेबल्स। और आपने याद रखना है, एन बीरेन सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं किसके, मणिपुर के। और मणिपुर की गवर्नर आपको पता है कौन है, नजमा हेपतुल्ला। कौन है दोस्तों, नजमा हेपतुल्ला। और क्या आप बता सकते हो कि मणिपुर के अंदर कौन से 2 नेशनल पार्क है? एक तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा, कैबुल लमझाओ नेशनल पार्क। कौन सा, कैबुल लमझाओ नेशनल पार्क। एक और होगा सिरोही नेशनल पार्क। दोनों याद रखने दोस्तों, सिरोही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोमा के बारे में बता चुका हूं, फ्रेश वेजिटेबल डे टू डे जो है वो कंजम्पशन के लिए, जिससे क्या होगा कि जो फार्म प्रोड्यूसर्स हैं जो डिस्ट्रेस में, उनके पास पैसा नहीं है, तो वहां से ये फसल को कलेक्ट किया जाएगा, वेजिटेबल्स को। और ये कौन कलेक्ट करेगा, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कलेक्ट करेंगी, उसके बाद ये मार्केटिंग एजेंसीज में भेजेंगी, वहां से जो है फसल को या वेजिटेबल्स को आप कह सकते हो घरों तक पहुंचाया जाएगा। इससे इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और आप कह सकते हो सप्लीमेंट इनकम देने का यहाँ पे विस्तार से चर्चा जो है वो कर ली गई है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेक दोस्तों आपने याद रखनी है, बहुत ही फेमस मणिपुर के अंदर, लोकटक लेक। याद रखना है दोस्तों, कौन सी, लोकटक लेक। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपने लाइक करना है यार, 700+ लाइक, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और पहला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज किए 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड्स ऑफ बेनिफिशियरी अंडर प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम, व्हेन दिस स्कीम वाज स्टार्टेड। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो यार आपको पता लग रहा है कि कौन सा है, किसान है। मतलब क्या कहूंगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। कौन सी, किसान सम्मान निधि स्कीम, मतलब किसानों को सम्मान देने के लिए। तो सरकार ने स्कीम को दोस्तों लॉन्च किया था 2019 में। इसमें 100% फंडिंग जो है वो किसकी थी, सेंटर गवर्नमेंट की थी। और इसमें 100% फंडिंग में सरकार क्या करेगी, वो कहते हैं किसानों को हम सप्लीमेंट इनकम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से, उनकी लैंड होल्डिंग नहीं देखेंगे कि उसके पास 1 एकड़ लैंड है, 5 एकड़ है, मीडियम फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, ऐसा नहीं देखेंगे। सारे किसानों को जिनको जरूरत है उनको 6,000 रुपए हर साल जो है वो हम क्या दिया करेंगे, जो है वो प्रोवाइड किया करेंगे, एक तरह का इंसेंटिव। और ये 6,000 रुपए आपको एक बार में नहीं मिलेंगे, ये हर 4 महीने के गैप में जो है वो आपको मिलेंगे। मतलब हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपए जो है वो आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, बीच में कोई धांधली नहीं हो सकती, सीधा अकाउंट में पैसे जो हैं वो डाले जाएंगे। ये थी दोस्तों हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम। लेकिन इस स्कीम के तहत जो है वो अब 8वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो दी जा रही है, और इसको दोस्तों 24 फरवरी को स्टार्ट किया गया था 2019 में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 24 फरवरी 2021 को इसके 2 साल पूरे किए। और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि स्कीम के 2 साल पूरे हो चुके, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में करवाया था। तो मतलब दोबारा चीजें रिपीट हो रही हैं, तो डेली भी वीडियो देख रहे हो, मेरे ख्याल से कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो 20 लाख नए फार्मर जो हैं वो अब उनको जोड़ लिया गया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले वेस्ट बंगाल साथ नहीं था, लेकिन अब वेस्ट बंगाल भी स्कीम को ज्वाइन
ज्वाइन कर चुके हैं, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं, तो यार अब वो ज्वाइन कर चुके हैं स्कीम को। और पहली बार हुआ है कि 7 लाख बंगाल के फार्मर्स को भी जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई, बाकी फार्मर को 8वीं इंस्टॉलमेंट और बंगाल के फार्मर को पहली, क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। और सरकार का कहना है कि इस साल के तक, मतलब 8वीं इंस्टॉलमेंट से पहले पहले जो है वो हम बहुत सा पैसा दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.15 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हम फार्मर्स को दे चुके हैं। और 2021-22 के बजट में जो है, स्पेशली 2021-22 के बजट में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया ओनली फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम। तो ये आपने याद रखना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंदर आएगी दोस्तों। और आपको पता है यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरेना है। कौन सी है? मोरेना। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट डिसाइडेड टू क्रिएट मलेरकोटला एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? वैसे तो ये मैं सब बच्चों को नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करें, तो तमिलनाडु के लिए स्टूडेंट्स के लिए या साउथ के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्टेट ने अपनी डिस्ट्रिक्ट बढ़ाई है, तो याद रखना है मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट जो है वो दोस्तों पंजाब ने जो है वो इंक्रीज की है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी आप कह सकते हो एरिया था, जिसको क्या बना दिया गया? डिस्ट्रिक्ट। पहले वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट थी संगरूर डिस्ट्रिक्ट, तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया है। अब जो है वो एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो आप देख सकते हो मलेरकोटला का 23rd डिस्ट्रिक्ट बन चुका है पंजाब का। इससे पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थे और ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन है संगरूर डिस्ट्रिक्ट का, जिसको अलग करके जो है क्या बना दिया गया है? अब एक नई डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो मलेरकोटला होगा और साथ ही साथ अहमदगढ़ होगा, इनको सब डिविजन्स भी बनाएंगे और सब तहसील जो है वो अमरगढ़ बनेगा। ये इन्हीं के टाउन से दोस्तों। अगर आप नहीं बिलोंग करते पंजाब से तो याद करने की जरूरत नहीं है। और मलेरकोटला किसने बनाया था? ये स्टैब्लिश किया था दोस्तों शेख सदरुद्दीन आई जहान और ए जहान ने। और ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। 1454 में ये बना था, खास करके पंजाब के स्टूडेंट इसको याद कर लें। और बाद में ये स्टेट ऑफ मलेरकोटला के नाम से स्टैब्लिश की गई, किसने? बायजीद खान ने 1657 में। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने 6 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंस किया ताकि इस डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। और आपको पंजाब के गवर्नर पता है कौन है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। और अगले साल पंजाब में इलेक्शंस भी हैं। 2022 में पंजाब में क्या है? इलेक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिटेड $3.92 बिलियन टू लोन टू इंडिया इन 2020। तो यार मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सबसे बड़ी लैंडिंग है इंडिया को। और पिछले अगर आप कहोगे 1986 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी लैंडिंग है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को कर रहा है। और ये 2020 में मतलब उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो ऑलरेडी इंडिया को इतना पैसा जो है वो दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन जो पैसे हैं वो हमने सिर्फ किस काम के लिए दिए हैं? 1.8 जो वो सिर्फ कोविड के लिए दिए हैं। तो ये उनका डाटा है और हाईएस्ट एवर एनुअल फंडिंग है जो इंडिया को दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों याद रखना है 1966 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है मस्तसुगु और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 68 इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट, चाइना लॉन्च्ड याओगन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। इसमें कुछ खास नहीं, हम पहले इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट, ड्यू डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर एक सेमिनार जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपने दोस्तों याद रखना है कि आपको पता है कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है दोस्तों इस साल 2021 की किसके पास है? वो है दोस्तों हमारे पास, मतलब इंडिया के पास है। और ब्रिक्स बैंक जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2014 में, इस चीज को याद रखें। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिलेगा शंघाई के अंदर। इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो। मार्कोस प्राडो ये हैं ब्रिक्स बैंक के हमारे प्रेसिडेंट, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी कह सकते हो। नेक्स्ट, डिफेंस नेशनल ओपीडी लॉन्च्ड ऑन ई संजीवनी पोर्टल। तो यार ये मतलब आपको संजीवनी पोर्टल तो पता है कि आप कंसल्टेशन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ, तो उसको कहा गया संजीवनी पोर्टल। तो पहले इसका नाम रखा गया था एक्स डिफेंस ओपीडी, याद रखना है कुछ ही दिन पहले इसका नाम था एक्स डिफेंस ओपीडी, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया? डिफेंस नेशनल ओपीडी। अब क्या होगा कि जो डिफेंस के प्रख्यात डॉक्टर हैं वो भी जो है वो कंसल्ट करेंगे अलग अलग पेशेंट्स को, ताकि उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और इसमें मतलब आप कह सकते हो 85 वेटरन डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी सहायता ली जा रही है, और भी डॉक्टर जो इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इसको पहले डेमो बेसिस पे दोस्तों 3 स्टेट में स्टार्ट किया गया था। कौन कौन सी? यूपी में इसको स्टार्ट किया गया था, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था और उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। लेकिन
अब जो है वो इसको क्या कर दिया, पूरे पैन इंडिया पे ही स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, AICF लॉन्च चेकमेट कोविड इनिशिएटिव टू हेल्प चेस कम्युनिटी अगेंस्ट कोविड-19। तो सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स को लेके जो है वो उन्होंने प्लेयर्स को आश्वस्त किया है कि अगर कोई फाइनेंशियल जरूरत है आपकी, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे कोच हैं, चाहे वो रिटायर्ड प्लेयर हैं, तो आपको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है वो सहायता क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इवन कोई वैक्सीनेशन से रिलेटेड प्लेयर्स को कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई अब्रॉड उन्होंने टूर्नामेंट खेलने जाना है तो उसके लिए कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई होम क्वारंटीन सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कोई मेंबर्स को, हर तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटलाइजेशन से लेके मेडिकल फैसिलिटी तक, सब तरह की फैसिलिटी आपको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन देगा। अगर आप जो है वो चेस के प्लेयर हो, ऑर्गेनाइजर हो, कोच हो, रिटायर्ड प्लेयर हो, तो आपको ये सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज बिल्डिंग ए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर है, और ये RBI की ही एक आर्म है जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। तो ये आपने जो है वो साथ में याद रख लेना है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, और 15 मई का क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलेटर। तो सिंपल था यार, म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम यही करते हैं। और RBI आपको पता है कि मनी मार्केट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेबी की एस्टैब्लिशमेंट दोस्तों 1988 में हुई थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1992, मतलब इसका एक्ट बना था। जिस भी बॉडी का एक्ट बन जाता है मतलब वो क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। और इसके हेड कौन है, अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक टू बी ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज द एक्ट ऑफ RBI 1934। ये क्वेश्चन आप दोस्तों अगर वीडियो रोज देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था कि कौन से बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI के अंदर से निकाल दिया गया, और मैंने आपको आंसर कराया था लक्ष्मी विलास बैंक, क्योंकि वो DBS बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर अगर आप डिटेल को सुनोगे तो मैंने बताया था कि उसमें पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी होती है शेड्यूल्ड बैंक्स की। तो उसको सुन के आंसर करें, और आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर कर दें। सारे बच्चों ने यार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, चाहे गलत चाहे सही, पता है नहीं पता। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो को एग्जिट करते हो, देखते हो यार, थोड़ी बहुत भी देखते हो, सुनते हो, तो लाइक जरूर कर दें। 700+ लाइक, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, PDF को जो है वो पढ़ते रहोगे। और PDF को पढ़ोगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्राइस जो है बहुत कम है, 10% ऑलरेडी डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है। #10 कोड आप यूज करेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्वारंटाइन है, आपका वीडियो देख रहे हैं, और बहुत से ज्यादा हेल्प जो है वो हमें मिल रही है। तो यार मैसेज करते रहे, इसी तरह से मैं भी मोटिवेट होऊंगा इन्हीं चीजों से, और आपके लिए और भी प्रयास करता रहूंगा। और जो आपकी रिवीजन वीडियोस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कल से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, और हम सुबह ही उसको जो है वो लेके आने वाले हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।